हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एग्री ट्विटर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप एग्रीकल्चरल एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम करीबन 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आगे की सीरीज कंटिन्यू रहेगी 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट होने तक। तो इसमें आप लगातार बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें। एस्पिरेंट्स, पहला क्वेश्चन है, हु इज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र सिंह जी को। इनका जन्म 6 अगस्त 1959 को राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये एक इंडियन वाटर कंजर्वेशनिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। एस्पिरेंट्स, 2001 में इन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया और 2015 में इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया। एस्पिरेंट्स, अगला क्वेश्चन है, रिकवरी इफिशियंसी इज बेस्ड ऑन विच प्रोसीजर? रिकवरी इफिशियंसी किस प्रोसीजर पर बेस्ड है? सही ऑप्शन है अपटेक। रिकवरी इफिशियंसी अपटेक पर बेस्ड होती है। इसकी हिंदी होती है पुनर्प्राप्ति क्षमता। ये है रिकवरी इफिशियंसी की डेफिनेशन। रिकवरी इफिशियंसी इज बेस्ड एज द डिफरेंस इन न्यूट्रिएंट अपटेक इन above ground part of plant between the fertilized and unfertilized crop relative to number of nutrient applied. हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू फाउंड इन विच फूड ग्रेन? किस फूड ग्रेन की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज्यादा होती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, मूंग बीन। स्टूडेंट्स, जितने भी सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं और ऑयल सीड्स हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन की श्रेणी में आते हैं। आइए जानते हैं कि बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है। इसकी हिंदी होती है जैविक मूल्य। इज ए मेजर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड प्रोटीन फ्रॉम फूड दैट बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी। जैविक मूल्य जो भोजन से अवशोषित प्रोटीन होते हैं उसका एक अनुपात होता है जो कि ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी जीव के शरीर में जाकर उसकी बॉडी जिस प्रोटीन से निर्मित होती है उसी में मिल जाता है। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो एनिमल सोर्सेज होते हैं उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो है प्लांट सोर्सेज की तुलना में काफी ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। Which among the following has the function of recommending minimum support prices for various commodities to government? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संस्थान है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1965 को। ये 1 जनवरी 1965 को अस्तित्व में आया था। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसान के द्वारा उपजाई जाने वाली फसल का पूरा मूल्य चुकाने के लिए तैयार होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार होती है। ये ऐसा होता कब है? ये इसलिए निर्धारित किया जाता है कि जब मान लीजिए कि कृषि उत्पादों का मूल्य बाजार में गिर रहा हो तो गवर्नमेंट कृषि उत्पादों को क्रय करके किसानों के हितों की रक्षा कर सके। ये एमएसपी जो होता है ये साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, पहला रबी क्रॉप के टाइम पे और दूसरा खरीफ क्रॉप के टाइम पे। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। हाँ, 24 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है और एक क्रॉप है शुगर केन जिसके लिए एफआरपी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस अनाउंस किया जाता है। Sona, PB18 and Kalyan were the high-yielding variety seeds used in HYVS program for which among the following crop? Sona, PB18 and Kalyan ये हाई-यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं जिन्हें HYVS प्रोग्राम में इस्तेमाल किया गया था और ये सीड्स किस क्रॉप से बिलोंग करते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, वीट। वीट की वैरायटीज हैं सोना, PB18 और कल्याण। HYVS प्रोग्राम, इसके बारे में जान लेते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम इसे लॉन्च किया गया था 1966 और 1967 के दौरान और इसको लॉन्च करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि 1970 टू 1971 तक जो सेल्फ सफिशिएंसी है फूड की इंडिया में उसे ऑब्टेन कर लिया जाए, उसे हम प्राप्त कर लें। What does the word ओलेरीकल्चर refers to? शब्द ओलेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का
कल्टीवेशन ओलरीकल्चर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स का स्टोरेज, प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, इस पूरी प्रक्रिया को जब हम वेजिटेबल्स के साथ करते हैं तो उसको कहते हैं ओलरीकल्चर। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। Interracial hybridization program between Japonicus and Indicus varieties, of which among the following crops was initiated during 1950 to 1954? 1950 से 54 के दौरान एक इंटररेशियल हाइब्रिडाइजेशन, एक अंतरजातीय हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया जिसमें जैपोनिकस और इंडिकस वेराइटीज के क्रॉस कराए गए। और ये वेराइटीज किस क्रॉप से बिलोंग करती हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, राइस से। इंटररेशियल का मतलब होता है अलग अलग जातियों का क्रॉस कराना। मान लीजिए एक जाति ए है और दूसरी बी है, उसका क्रॉस कराया गया तो इसको इंटररेशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए ट्रिटिकम एस्टिवम ड्यूरम और ट्रिटिकम एस्टिवम डाइकोकम, इन दोनों का क्रॉस जब कराया जाएगा तो इस क्रॉस को बोलेंगे इंटररेशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से राइस की दो वेराइटीज का क्रॉस कराया गया था 1950 से 54 के दौरान, जैपोनिकस और इंडिकस का। हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी डज एग्रीकल्चर अकाउंट्स? एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत तक का योगदान देता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 18%। भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी पूरी जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो है 18% की। बुक है उसका नाम है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, वाज पब्लिश्ड बाय विच अमंग द ऑथर? निम्नलिखित में से किस ऑथर के द्वारा एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नाम की बुक को पब्लिश किया गया था? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, अर्थर यंग के द्वारा। अर्थर यंग की बुक, उसका नाम आपको याद रखना है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। Directorate of Onion and Garlic Research DOGR is situated in which city of India? DOGR भारत के किस शहर में स्थित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, नासिक शहर में। महाराष्ट्र के नासिक शहर में डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। स्टूडेंट्स, इस संस्थान का जो मिशन है वो ये है टू प्रमोट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक और ऑनियन की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको प्रमोट करना और इन्हेंसमेंट ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड प्रोसेसिंग। गार्लिक और ऑनियन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना, प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना और एक्सपोर्ट है उसको भी इंक्रीज करना। इन विच सिटी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची NRCL इज लोकेटेड? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची किस शहर में स्थित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची लोकेटेड है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस इज कॉल्ड? रॉ ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में बदलना क्या कहलाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन कहलाता है रॉ ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में बदलना। स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने देखा ह्यूमिफिकेशन, पॉटजोलिजेशन, लेटराइजेशन, सोलोनाइजेशन, सैलिनाइजेशन, ये 5 प्रोसेस थे। इन 5 प्रोसेस को क्या कहते हैं? बेसिक, फंडामेंटल, पॉटजेनिक प्रोसेस। तो इसका जो पहला था ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। रॉ ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में डिकम्पोज हो जाना कहलाता है ह्यूमिफिकेशन। इससे जो सॉइल निर्मित होती है, बनती है, वो होती है एल्यूवियल सॉइल। ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रोसेस था पॉटजोलिजेशन। पॉटजोलिजेशन में क्या होता है कि सॉइल के 5 हॉरिजॉन्स होते हैं, ठीक है, मुख्यतः 5 ही होते हैं, A, B, C, E और R। तो ये जो A हॉरिजॉन होता है इसमें सेस्क्यू ऑक्साइड और सिलिका 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, 2 अवयव पाए जाते हैं।
इसमें क्या होता है पॉडजोलिजेशन में कि जो सिलिका होता है वो ए हॉरिजॉन में ही रहता है, जबकि सस्क्यू ऑक्साइड मूव करके बी में चला जाता है। सस्क्यू ऑक्साइड मूव करके बी में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिलिका का एक्यूमुलेशन और सस्क्यू ऑक्साइड लीज डाउन हो जाता है। सिलिका के एक्यूमुलेशन को बोलते हैं पॉडजोलिजेशन। पॉडजोलिजेशन और इससे जो सॉइल बनती है वो पॉडजोल सॉइल होती है। ये सॉइल किसी काम की नहीं होती है एक्चुअली, एग्रीकल्चर पर्पज से अगर देखा जाए। एसिडिक नेचर होता है इसका, अर्थवर्म भी इसमें नहीं पाए जाते हैं, लो फर्टिलिटी होती है। एस्पिरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड हाईएस्ट इन अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो आपके यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो ऑप्शन हमने लिखे हुए हैं। अगर आपको ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन फर्स्ट पोजीशन पर है और सेकंड पोजीशन पर है सिलिका। सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये पूरी तरीके से इस पिक्चर में बताया गया है। और सेकंड पोजीशन पर है सिलिका। सिलिका सेकंड नंबर पे पाया जाता है। थर्ड पे है एल्यूमिनियम। ठीक है, थर्ड पे है एल्यूमिनियम। इसके बाद बाकी ये सब मैक्रो एलिमेंट्स हैं। इन तीनों को आपको पूरी तरीके से याद रखना है। बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन इज नोन एज। दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है अधेशन। अधेशन की हिंदी होती है आसंजन और इसका दूसरा मीनिंग होता है जिसको बोलते हैं जुड़ाव। नाम से ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो है अधेशन की वजह से। फॉर क्रॉप प्रोडक्शन विच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल सॉइल इज? निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5 एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं एलुवियल सॉइल क्या है। एलुवियल सॉइल जो होती है वो न्यूली फॉर्म सॉइल होती है। न्यूली फॉर्म्ड सॉइल होती है। इसमें कोई हॉरिजॉन नहीं होते, हॉरिजॉन इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल है इंडो गंगेटिक रीजन में पाई जाती है। इंडो गैंगेटिक रीजन में पाई जाती है, जैसे यूपी हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, पंजाब का कुछ क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे ये पाई जाती है। लगभग सभी क्रॉप्स इसमें ग्रो की जा सकती हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। स्टूडेंट्स, मैप में देखते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो येलो कलर का ये एरिया है, येलो कलर का ये पूरा एरिया, ये एलुवियल सॉइल का है। तो आप पूरे मैप के हिसाब से ही देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा भारत में पाई जाने वाली जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। ऑप्टिमल सॉइल पीएच रेंज फॉर मोस्ट प्लांट्स इज? ज्यादातर प्लांट्स के लिए ऑप्टिमल उपयुक्त सॉइल पीएच रेंज क्या हो सकती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 5.5 टू 7.0। अगर सॉइल का पीएच 5.5 से 7 के बीच में है तो वो मोस्ट ऑफ प्लांट्स के लिए परफेक्ट सॉइल मानी जाएगी। द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिस इज? सबसे उपयुक्त और अत्याधुनिक प्रैक्टिस इरिगेशन की प्रैक्टिस कौन सी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे ज्यादा एडवांस है और एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिस है। इस पद्धति में सिंचाई जो की जाती है वो बूंद बूंद करके पौधों को जल दिया जाता है। इस पद्धति में जो जल का लॉस होता है, जो इरिगेशन लॉस होता है, वो बिल्कुल जीरो होता है। इसमें जो दूर दूर लगाई जाने वाली फसलें हैं जैसे कि आम हो गया, पपीता हो गया, ये सब इत्यादि फसलें जो हैं उनको अच्छे से ग्रो किया जाता है। स्टूडेंट्स, आइए जान लेते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के क्या लाभ होते हैं। इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है वो 95% होती है। वाटर यूज इफिशियंसी ड्रिप इरिगेशन की 95% होती है। फसल का उत्पादन इसमें अन्य इरिगेशन मेथड से 50% तक अधिक प्राप्त किया जा सकता है। फर्टिगेशन की प्रक्रिया और इसमें वीड की जो ग्रोथ होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि प्रॉपर जो क्रॉप है उसको ही पानी दिया जाता है। 30 से 40% तक की हम ऊर्जा बचा सकते हैं। पौधों की अच्छी बढ़त होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मल इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल इंजन वेरीज फ्रॉम इन परसेंट। पेट्रोल इंजन की जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो कितने परसेंट वेरी करती है? 25 से 32%। थर्मल इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इज 25 to 32%। थर्मल इफिशियंसी की डेफिनेशन यहाँ पे है, वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा। पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। ये पिक्चर में आप देखेंगे जो बलून्स टाइप का स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? बैक्टीरियोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। रॉबर्ट कोच को बैक्टीरियोलॉजी का फादर बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन कहे जाते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। एवी ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। द वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर इज लोकेटेड एट। विश्व का एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर कहां पर स्थित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नैरोबी केन्या में। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर को इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री ICRAF के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। सोशल फॉरेस्ट्री वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। सोशल फॉरेस्ट्री सबसे पहले किसके द्वारा रिकमेंड की गई थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री को रिकमेंड किया गया था। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को। यहाँ पर आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।